नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचिटिक गुरुकुलम पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन स्वागत करता हूं आईआर के सेशन में। और इस सेशन के माध्यम से हम यूपीएससी सीएससी पर्सपेक्टिव में मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ पर बातचीत कर रहे थे और आज उसी पर्सपेक्टिव में एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो में चीज़ें चेंज हो रही हैं। द ग्लोबल सिनेरियो इज चेंजिंग एंड द राइट विंग पॉलिटिक्स इज इमर्जिंग एट द ग्लोब। आप देखोगे कि पूरी दुनिया में एक हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है, एक फेनोमेनन देखने को मिल रहा है कि देयर इज अ इमर्जेंस ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स एट द ग्लोब। पूरी दुनिया में राइट विंग पॉलिटिक्स का इमरजेंस हो रहा है। सो व्हाट इज द राइट विंग पॉलिटिक्स? राइट विंग पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी इन इंडिया और मोदी जी इन इंडिया एंड डोनाल्ड ट्रंप इन अमेरिका, राइट? मेलोनी इन इटली, जर्मनी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द जर्मनी एंड इन जापान। जब जापान में आप बातचीत करोगे तो जापान की जो प्राइम मिनिस्टर अभी इलेक्ट हुई हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का जो नाम आ रहा है वो भी इसी बेटा पर्सपेक्टिव में आ रहा है कि लेफ्ट विंग और पॉलिटिक्स की जगह राइट विंग पॉलिटिक्स का इमरजेंस हो रहा है, जिन्हें हम लोगों ने सनाई तकाइची बोला है। उनका नाम है सनाई तकाचाई या तकाइची भी बार बार बोलते हैं उन्हें, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है जापानी लैंग्वेज में। तो जो हाल ही में सना तकाइची जो वहां की प्राइम मिनिस्टर बनी है वो भी राइट विंग पॉलिटिक्स से है। राइट विंग पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है? राइट विंग पॉलिटिक्स का मतलब होता है वो नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, वो अपने कल्चर को डोमिनेट करने की बात करते हैं, अपने लोगों की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में राइट विंग पॉलिटिक्स का इमरजेंस हो रहा है। जब भी राइट विंग पॉलिटिक्स का इमरजेंस होगा तो इंपीरियलिज्म, एक्सपेंशन ऑफ द बाउंड्रीज की बात होगी, है ना, और ग्लोबलाइजेशन की बात होगी कि लोग वैश्वीकरण से बाहर निकलने की बात करेंगे, पूरी दुनिया में जो है अपनी सीमाओं के प्रसार की बात होगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अमेरिकन्स के लिए है, मोदी जी कह रहे हैं इंडिया में इंडियंस है, हिंदू की आइडेंटिटी लेकर आ रहे हैं, है ना। इटली में मेलोनी कह रही है कि इटली इटली उन लोगों के लिए है। जर्मनी की बात फिर से हो रही है कि जर्मनी जर्मन्स के लिए है। ऐसे ही जापान की जो प्राइम मिनिस्टर बनी है तकाची, वो एक राइट विंग पॉलिटिकल लीडर हैं और उन्होंने भी जापान के प्राइम मिनिस्टर के जैसे ही ओथ लिया और उन्होंने एक नई पॉलिटिक्स को स्टार्ट कर दिया है। और आपको पता होना चाहिए कि जापान और चाइना के बीच में हिस्टोरिकली लॉन्ग टाइम से एक जियोग्राफिकल टॉपिक को लेकर और जियोग्राफिकल लोकेशन को लेकर कन्फ्लिक्ट रहा है। वो कन्फ्लिक्ट क्या है? उस कन्फ्लिक्ट पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि वो कन्फ्लिक्ट क्या है। देखो, अगर इस कन्फ्लिक्ट की बेटा हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि ताइवान का कन्फ्लिक्ट निकल कर आ रहा है। किसका कन्फ्लिक्ट निकल कर आ रहा है? ताइवान। ताइवान एक ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन है जापान और चाइना के बीच में जो हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा है। तो जापान की जो नई राइट विंग प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर है ऑफ द जापान, और राइट विंग फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जापान, इन्होंने कहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ताइवान के साथ बाइलेटरल रिलेशंस रखेंगे और ताइवान के साथ हम जो है चीजों को अलग से इंश्योर करने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने ताइवान की ऑटोनॉमी और ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात की है। जब जापान की प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी बात कही तो वहां पर कन्फ्लिक्ट तो होना बिल्कुल 100% तय था, क्योंकि ताइवान पर किसका कब्जा है? ताइवान पर चीन का कब्जा है। तो जापान की प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लेडी राइट विंग प्राइम मिनिस्टर तकाइची ने जब ये बात कही तो चाइना और जापान के बीच कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा है। और वो कन्फ्लिक्ट क्या है कि चाइना जापान रिफ्ट डिपेंड्स ओवर ताइवान इशू एज चाइनीज डिप्लोमेट रिटर्न्स डिससेटिस्फाइड आफ्टर टॉक। तो चाइना के जो डिप्लोमेट्स थे वो जापान के डिप्लोमेट से बात करने गए कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है ये ठीक नहीं है, लेकिन जापान के लोगों ने उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया। तो चाइना के जो डिप्लोमेट्स थे वो डिससेटिस्फाइड तरीके से ही वापस लौट कर आए हैं। ये खबर किसी न्यूज़पेपर ने छापी है। एक और खबर है, चाइना वांट्स देयर इज नो मार्केट फॉर जापानीज सी फूड एक्सपोर्ट एज स्पैट ओवर ताइवान कमेंट्स एस्केलेट्स। मतलब कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने ताइवान को लेकर जो कमेंट किया है उसके बाद चीन ने क्लियरली बोल दिया है कि चीन के बाजार में जापान के समुद्री उत्पादों के लिए, सी फूड्स के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब चीन और जापान के बीच में ट्रेड बंद होने की नौबत आ रही है। दिस इज अ बिग इश्यू बिटवीन चाइना एंड जापान। अगली क्या खबर है कि व्हाट नाउ अबाउट चाइना एंड जापान एस्केलेटिंग स्पेट ओवर ताइवान। तो ये जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं और ये हैं चीन के बेटा प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। और ये कौन है बेटा? तकाईची है ये, ठीक है, तकाईची इनका नाम है, तकाईची। क्लियर बात? अब इस खबर को थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि
ताइवान की लोकेशन क्या है, तो आपको ये जो दिखाई पड़ रहा होगा ये वाला हिस्सा, ये ताइवान है, और ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा हमारा चाइना है, और जापान कहाँ है, ये वाला हिस्सा जो है बेटा ये क्या है, अपना जापान है। ठीक है, ये क्या है, ये वाला हिस्सा अपना जापान आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जब ये पूरा जापान का हिस्सा है तो आप देखो कि ये जो जापान के ईस्ट वेस्ट में जो ताइवान है, और इसके जो है ईस्ट और साउथ में ताइवान है चाइना के, तो ये ताइवान को लेकर दोनों ही कन्फ्लिक्ट बना हुआ है। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है किसकी बेटा, ताइवान की। और थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते, देखो ये अपना ताइवान है, क्या है, ये ताइवान है, ये क्या है, चाइना है, ये क्या है, ये अपना जापान है। ठीक है, और जापान जो है पूरा अपना देखो द फर्स्ट आइसलैंड चाइना, ठीक है, यहां पर निकल कर आ रहा है, और ये जो लाइन है, ये लाइन इन्हें क्या कर रही है, ये लाइन इन्हें अलग कर रही है। ठीक है, देखो ये जापान का लैंड है पूरा, और ये जो है अपना ताइवान है, और ये चाइना है, ये ईस्ट चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में भी कन्फ्लिक्ट खूब गहरे तौर पर हमें देखने को मिलता रहता है। और आगे देखते हैं, देखो ये ताइवान है, ठीक है, ये हमारा फिलीपींस है, यहाँ क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा जापान निकल कर आ रहा है, देखो ये जापान निकल कर आ रहा है पूरा। ठीक है, और ये ताइवान है, ये जापान पूरा एरिया निकला हुआ है। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पर साउथ कोरिया है, ये हमारा जो येलो सागर, पीला सागर है, ईस्ट चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है। वही सिंपल बात है। एक और मैप है, कई सारे मैप में देखोगे तो लोकेशन वही है। देखो ये जापान की लोकेशन आ रही है बेटा, ये जापान की लोकेशन आ रही है, ये फिलीपींस की लोकेशन है, ये ताइवान का ताइपे इसका कैपिटल है, ये अपना जो है कि चीन की पूरी लोकेशन आ रही है, ये साउथ कोरिया यहाँ पर है, और ये अपना हांगकांग, हांगकांग भी चाइना का है, मकाऊ वहां पर है, साउथ चाइना सी है, और ईस्ट चाइना सी है। तो लोकेशन का जो ताइवान की जो लोकेशन है वो जियो स्ट्रेटेजिकली एंड जियो पॉलिटिकली बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में ये यहां पर बना हुआ है, और यहां पर फिलीपींस और यहां पर जापान और यहां पर चीन के बीच में ये निकला हुआ है, और पूरा कहां फैला हुआ है, पैसिफिक ओशियन में फैला हुआ है, प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। तो इसकी जो भू राजनीतिक और भू सामरिक जो महत्व है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी पर पर्सपेक्टिव में चीन इस पर पहले से कब्जे की बात करता है, लेकिन जापान ने भी हाल फिलहाल कहा है कि ताइवान को हम ऑटोनॉमस करने की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे विवाद में, इस पूरे पर्सपेक्टिव में हम समझ लेते हैं कि क्या कहानी निकल कर आ रही है और ताइवान को लेकर क्या कंडीशन बनी हुई है। तो क्या है कि की एस्पेक्ट्स ऑफ द ताइवान इश्यू फॉर यूपीएससी, हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आखिर ताइवान की कहानी क्या है, आखिर ताइवान की कहानी कहां से निकल कर आ रही है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बात करेंगे तो चाइनीज सिविल वॉर से स्टार्ट करेंगे हम। कहां से बेटा, 1927 से लेकर 1949 तक चाइना में सिविल वॉर चला, और चाइना में दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर थी, एक सीपीसी पॉलिटिकल पार्टीज थी, और एक कौन था बेटा, कुओमिंटांग एक पॉलिटिकल पार्टी थी, याद होगा। देखो जो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, यहां पर माओ आपको देखने को मिलेंगे, कौन, माओ। और माओ ने चाइना में कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, इंस्पायर्ड बाय द मार्क्स। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी केएमटी, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है राष्ट्रवादी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर थी, और यहां पर जो है इनमें कन्फ्लिक्ट हो रहा है चीन में, इस पॉलिटिकल केएमटी पॉलिटिकल पार्टी और सीपीसी में कन्फ्लिक्ट हुआ। जब सीपीसी और केएमटी में कन्फ्लिक्ट हुआ तो इस कन्फ्लिक्ट में कौन जीत गया, सीपीसी जीत गए, राइट। देखो आफ्टर द सीपीसीज विक्ट्री इन 1949 द केएमटी गवर्नमेंट फ्लेड टू ताइवान। और इस जब गृह युद्ध हो रहा है, सिविल वॉर हो रहा है, तो वहां पर सीपीसी जीत जाते हैं, माओ जीत जाते हैं, और चीन में किसकी सरकार बनती है, साम्यवादी दल की सरकार बनती है, माओ की सरकार बनती है। चीन में साम्यवादी जो क्रांति होती है, और जो केएमटी वाले चीन को छोड़कर कहां शिफ्ट कर जाते हैं, ताइवान पर शिफ्ट कर जाते हैं। तो चीन में क्रांति हो रही है जो माओ के द्वारा, उस क्रांति में माओ को सामना किसका करना पड़ रहा है, केएमटी का करना पड़ रहा है। और केएमटी और माओ की जो पार्टी थी सीपीसी, उसमें सिविल वॉर होता है जिसमें केएमटी हार जाती है, सीपीसी जीत जाती है। माओ द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश किया जाता है, चाइना उनके कंट्रोल में आ जाता है, और केएमटी के जो लीडर्स थे या केएमटी के जो एक्टिविस्ट थे वो भागकर कहां पहुंच जाते हैं, ताइवान जाकर रहने लगते हैं। अब है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू चाइनाज,
कह रहे हैं कि 1949 के बाद दो चाइना का एस्टेब्लिशमेंट होता है। किस किस का? द CPC एस्टेब्लिश्ड द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी माओ की, इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC का गठन किया। कौन सी सरकार? इन्होंने सरकार का नाम क्या लिखा? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC ऑन द मेनलैंड, जो चीन की मुख्य भूमि थी वहां पर यह सरकार बनी। वाइल द KMT मेंटेन द रिपब्लिक ऑफ चाइना इन ताइवान, और इन्होंने क्या बनाया? ROC बनाया KMT ने। कहां पर? ताइवान में। तो दो तरह की सरकारें बनी, एक सरकार ताइवान में बनी और एक सरकार कहां बनी बेटा? एक सरकार चीन में बनी। बात समझ आ रही? चीन में जो सरकार बनी वो किसकी बनी? CPC की सरकार बनी, PRC जिसे कहा गया। और ताइवान में जो सरकार बनी वो किसकी बनी बेटा? KMT की ROC सरकार बनी। बोथ साइड्स क्लेम्ड टू बी द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ ऑल ऑफ चाइना। कह रहे हैं कि चाहे RPC की गवर्नमेंट हो चाहे ROC की गवर्नमेंट हो, दोनों ने ही ये क्लेम किया कि हम ही वास्तविक सरकार हैं और हम ही वैधता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब है कि यूनाइटेड नेशन ने किसको रिकॉग्निशन दिया? क्योंकि दो सरकारों का गठन हो रहा है। दो सरकारों में किस किस का गठन हो रहा है? देखो, एक गठन हो रहा है PRC का, एक गठन हो रहा है ROC का। देखो, एक हो रहा है PRC, एक हो रहा है ROC। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा? द ROC हेल्ड चाइनाज सीट एट यूनाइटेड नेशन अनटिल 1971। कह रहे हैं कि ROC जो था ताइवान में, जो KMT पार्टी की गवर्नमेंट थी, वो 1971 तक कहां रहा? यूनाइटेड नेशन में उसको सीट मिली रही। When the PRC was recognized as the legitimate government of China, लेकिन 1971 में क्या किया गया? PRC को लेजिटिमाइड कर दिया गया कि यही वास्तविक चाइना की सरकार है। और तब से 1971 से जो है चाइना को सीट मिल गई कहां? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पर्सपेक्टिव में। बात समझ आ रही है? और चीन जो है वहां का परमानेंट मेंबर बन जा रहा है। बात समझ आई आपको? ये बहुत बड़ी बात थी। देखो, पहले इन्हें सीट प्राप्त थी चाइना को, ठीक है। अब चाइनीज पोजीशन क्या है कि चाइना ने वन चाइना प्रिंसिपल, द PRC कौन है बेटा? देखो, PRC कौन है? PRC है CPC ने जो गवर्नमेंट बनाई थी PRC फॉलोज द वन चाइना प्रिंसिपल विच असर्ट्स दैट ताइवान इज एन इनएलिनिएबल पार्ट ऑफ चाइना एंड मस्ट इवेंचुअली बी रीयूनिफाइड विद द मेनलैंड बाय फोर्स इफ नेसेसरी। कह रहे हैं कि जो चीन में माओ ने सरकार बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट बनाई थी, वो उन्होंने कहा कि ताइवान में जो सरकार है, ताइवान में जो ROC गवर्नमेंट है, जो KMT पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट है, वो लेजिटिमाइड गवर्नमेंट नहीं है। चाइना का मतलब है चाइना, और ताइवान भी चाइना में है। और उन्होंने कहा कि अगर कभी हमें आवश्यकता पड़ी कि ताइवान को हमें बलपूर्वक लेना है तो हम तालिबान को बलपूर्वक भी ले सकते हैं। एंटी सेसेशन लॉ 2005 में एक लॉ बनाया। चाइना पास्ड दिस लॉ विच प्रोवाइड्स अ लीगल बेसिस फॉर नॉन पीसफुल मीन्स शुड ताइवान फॉर्मली डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा कि जब तक ताइवान अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक ताइवान हमारे अंडर ही काम करता रहेगा। Diplomatic isolations, China uses its diplomatic and economic power to pressure countries and international bodies into non-recognizing Taiwan। और उन्होंने कहा कि क्योंकि चीन की शक्ति बढ़ रही है, चीन की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, तो चीन ने पूरी दुनिया पर और देशों पर यह प्रभाव बनाया कि आप ताइवान को क्या ना करें? आप ताइवान को रिकॉग्नाइज्ड ना करें। ठीक है। ताइवान का पोजीशन क्या है इस पर्सपेक्टिव में? सेल्फ गवर्निंग डेमोक्रेसी। ताइवान हैज इट्स ओन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, मिलिट्री एंड इकोनॉमी। इट सीज इटसेल्फ एज अ सॉवरेन स्टेट। कह रहे हैं कि ताइवान में अपनी सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां की अपनी मिलिट्री है, अपनी इकोनॉमी है, और वो अपने आप को सॉवरेन स्टेट मानते हैं। मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू, मोस्ट ऑफ ताइवान्स पॉपुलेशन एंड लीडरशिप सपोर्ट मेंटेनिंग द आइसलैंड्स डी फैक्टो इंडिपेंडेंस रेदर देन सीकिंग फॉर्मल इंडिपेंडेंस और यूनिफिकेशन। लेकिन ताइवान के बहुत सारे लोग और नेताओं का मानना है कि ताइवान के एक स्वतंत्र देश होने से अच्छा है कि ताइवान का जो एक एकीकरण है, इंटीग्रेशन है किसके साथ? चीन के साथ, वो रहना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम अलग जाएं, किससे? चाइना से। हम चाइना के साथ ही रहेंगे। लेकिन जापान की प्रधानमंत्री क्या कह रही है? जापान की प्रधानमंत्री कह रही है कि हमें अलग जाना है। देखते हैं, थोड़ा सा इस पे समझते हैं। ग्लोबल प्लेयर्स एंड देयर पॉलिसीज क्या? यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है? द यूनाइटेड स्टेट्स follows a one China policy different from China's one China principle, acknowledging Beijing's position without endorsing it।
द यूएस ऑल्सो मेंटेन्स अनऑफिशियल रिलेशन विद तालिबान अंडर द तालिबान रिलेशंस एक्ट ऑफ 1979। कह रहे हैं कि चाइना की जो नीति है वन चाइना, उसमें चाइना कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने उस पर अलग से एक पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी को वो क्या बोलते हैं, वन चाइना पॉलिसी। और उसमें उन्होंने क्या किया है कि चीन के साथ अलग और ताइवान के साथ अलग रिलेशन बनाए हैं 1979 के एक एक्ट के माध्यम से, विच प्रोवाइड्स फॉर द सेल ऑफ डिफेंसिव आर्म्स टू ताइवान। कह रहे हैं कि अमेरिका ताइवान को अलग से हथियार बेच सकता है, राइट। द यूएस मेंटेन्स अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिगुटी, मतलब वो कह रहे हैं कि चीन के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हमें अलग रखने हैं और ताइवान के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस अलग रखने हैं। इस पर जापान और यूरोपियन यूनियन का क्या कहना है? These nations maintain significant economic and unofficial ties with Taiwan, sharing concern over regional stability and supply chain security। जापान का कहना है कि ताइवान के साथ हम अलग से संबंध रखेंगे, यूरोपियन यूनियन का कहना है कि ताइवान के साथ हम अलग से संबंध रखेंगे। तो यूएसए को ले लें, चाहे जापान को ले लें, चाहे हम यूरोपियन यूनियन को ले लें, ये सारे लोग कहते हैं कि हम ताइवान के साथ बायलैटरल रिलेशंस रखेंगे। चाइना कहता है कि बायलैटरल रिलेशंस क्यों रखने जब ताइवान हमारा हिस्सा है, ताइवान को अपना हिस्सा मानते हैं। यही तो सवाल आ रहा है। यही तो जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही तो ये सब गड़बड़ कर दिया है, तकाईची, और उन्होंने कह दिया है कि जापान ताइवान के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशंस रखेगा। तो चीन को बुरा लग गया कि जब ताइवान हमारा हिस्सा है तो आप इंडिपेंडेंट रिलेशंस कैसे रख सकते हैं। यही गंभीर सवाल निकल कर आ रहा है, यही गंभीर प्रश्न यहां पर आ रहा है। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी है? ताइवान इज अ की नोड इन द फर्स्ट आइलैंड चेन, फर्स्ट आइलैंड chain that contains China. A Chinese takeover would significantly enhance its military projection capabilities and alter the strategic balance in the Indo-Pacific region। कह रहे हैं कि चाइना अगर 100% ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो इंडो पैसिफिक रीजन में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की भूमिका बढ़ जाती है और वो जापान और सिंगापुर के पास तक अपने मिलिट्री प्रेजेंस लेकर आ सकता है। जैसे कि अभी मैप में हमने क्या देखा कि ये चाइना था, ये हमारा ताइवान था, यहाँ पर जापान है और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें फिलीपींस देखने को मिल रहा है। तो अभी तक चाइना यहाँ पर बना हुआ है, अगर चाइना की मिलिट्री यहाँ जाएगी तो जापान के पास पहुंच जाएंगे और फिलीपींस के पास पहुंच जाएंगे। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में भी उसका प्रेजेंस बढ़ जाएगा। तो ये देश चाहते हैं कि ताइवान की इंडिपेंडेंस बनी रहे, ताइवान की ऑटोनॉमी बनी रहे, ताइवान में डेमोक्रेसी बनी रहे, चाइनीज रूल 100% वहां पर ना हो। लेकिन चाइना कहता है कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ द चाइना, तो आप इस मामले में इंटरफेयर नहीं करो। तो ये देश अपने सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी ताइवान के जो है इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी की बात करते हैं। अब इंडिया पोजीशन और कंसर्न क्या है? हिस्टोरिकल स्टैंड, इंडिया हैज adhered to the one China policy since 1949 and it has no formal diplomatic relations with Taiwan। इंडिया ने 1949 से ही, और इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री हु रिकॉग्नाइज्ड चाइना एज अ कंट्री। जब चाइना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1949 में, तो इंडिया ने 1949 से ही चाइना की वन पॉलिसी जो है उसका हमने समर्थन किया है और हमने कहा है कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है। सो इंडिया का कोई भी बायलैटरल रिलेशन विद द ताइवान नहीं है और हम उसको चाइना का एक भाग मानते हैं, राइट। डिस्पाइट द ऑफिशियल पॉलिसी, इंडिया एंड ताइवान हैव डेवलप्ड रोबस्ट इकोनॉमिक कल्चर। ठीक है, यद्यपि कि हम ऑफिशियली ताइवान के साथ बायलैटरल रिलेशन से नहीं रख रहे हैं, लेकिन फिर भी ताइवान के नेताओं से मिलना, ताइवान के नेताओं से बात करना हमारी एक पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन हमने चाइना को डायरेक्टली काउंटर नहीं किया है ताइवान के इश्यू पर। तो डायरेक्टली किसने काउंटर कर दिया है? डायरेक्टली जापान ने काउंटर भी कर दिया है। अनऑफिशियल एंगेजमेंट, डिस्पाइट द ऑफिशियल पॉलिसी, इंडिया एंड ताइवान हैव developed reversed economic, cultural and people to people ties through representative official, जैसे इंडिया ताइपे एसोसिएशन इन ताइपे एंड ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया। तो हमने ऐसे काम किए हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम चाइना की वन चाइना पॉलिसी को अपोज कर रहे हैं, राइट। चलो, इवॉल्विंग अप्रोच, विद इंक्रीजिंग बॉर्डर टेंशंस विद चाइना एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक कॉपरेशन विद ताइवान, इंडियाज एंगेजमेंट विद ताइवान इज एक्सपेंडिंग। कह रहे हैं कि जैसे ही हमारे चीन के साथ कन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, हमें किसके साथ अपनी बातचीत बढ़ा देनी चाहिए? ताइवान के साथ बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि चाइना कंट्रोल में रहेगा, जिससे चाइना लिमिट में रहेगा। इकोनॉमिक रिस्क क्या है? कन्फ्लिक्ट वुड बी एक्सट्रीमली कॉस्टली फॉर इंडिया, पोटेंशियली डिसरप्टिंग सप्लाई चेन एंड कॉजिंग अ सीवियर इकोनॉमिक शॉक। कह रहे हैं कि अगर हम ताइवान के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे तो चाइना के साथ हमारे इकोनॉमिक संबंधों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
गेटिंग माय पॉइंट। तो हमें क्या करना चाहिए, डिप्लोमेटिकली इस पूरे मामले को हमें देखना चाहिए। कन्फ्लिक्ट कहाँ है, कन्फ्लिक्ट कहाँ है, कन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। जापान को प्रॉब्लम है चाइना के ताइवान पर इंटरफेरेंस से। इंडिया ने अभी तक वन चाइना पॉलिसी का ही समर्थन किया है, तो हमें उसी पर अपना स्टैंड रखना चाहिए। लेकिन हमारे और जापान के संबंध अच्छे हैं, भारत और जापान के बीच बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या जापान द्वारा ताइवान के ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की जो बात की गई, क्या भारत को उसका समर्थन करना चाहिए, या फिर भारत को प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी अपनाकर इस मामले पर ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि भारत को प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी अपनानी चाहिए और इस पर बहुत अधिक बातचीत नहीं करनी चाहिए, और भारत को एक न्यूट्रल पोजीशन के तौर पर काम करना चाहिए। तो इशू समझ आया, इशू क्या है? पूरी कहानी यही है कि जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, उन्होंने ताइवान को लेकर एक नई बहस खड़ी कर दी है, जहां पर ताइवान की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। इससे चाइना और जापान के बीच कन्फ्लिक्ट इस पूरे एरिया में बढ़ सकता है, और इस पूरे एरिया में कन्फ्लिक्ट बढ़ने से जो साउथ ईस्ट एशिया है, जो आसियान है, और साउथ ईस्ट एरिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी कन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। तो हमें इस पूरे मामले में याद क्या रखना है कि चाइना का क्या रोल है ताइवान के पर्सपेक्टिव में, जापान का क्या रोल है ताइवान के पर्सपेक्टिव में, आसियान का क्या रोल है ताइवान के पर्सपेक्टिव में, यूरोपियन यूनियन क्या सोचता है ताइवान के पर्सपेक्टिव में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या सोचता है, और भारत की क्या फॉरेन पॉलिसी है ताइवान के पर्सपेक्टिव में, और ताइवान की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ताइवान किस ओशियन में है, ताइवान किस जो है कि महासागर में है, किस सागर में है, वो कितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर है, इस पर भी आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट लंबा जाने वाला है। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी की क्या लोकेशन है, ये आपके एग्जामिनेशन में हो सकते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहां से हो सकते हैं। आई होप कि ये ताइवान वाला इशू आपको समझ आया होगा, अखबारों में लगातार आ रहा है। तो आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगली बार मिलेंगे किसी नए सेशन में, जहां किसी नए टॉपिक पर बातचीत करेंगे। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट में भी मुझे अगले टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।